हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में और इन प्लेस के बारे में। लेकिन यहाँ स्क्रीन पर दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज करके इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करिए। आई होप आपने इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। देखिए, एल्गोरिदम का पहला लेक्चर यहाँ पर अपलोड हो चुका है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले ये पहला लेक्चर एल्गोरिदम लेक्चर 1 ज़रूर देख लीजिए। और ये यहाँ पर एक टेस्ट लिया गया था, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इस टेस्ट का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो ये दोनों काम करने के बाद ही आप ये वीडियो देखिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम के कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में और इन प्लेस के बारे में। तो यहाँ पर सॉर्टिंग एल्गोरिदम को दो तरह से डिवाइड किया गया है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम यहाँ पर और नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम में आता है सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। और नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम में आता है रेडिक्स सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट और बकेट सॉर्ट। आप देख सकते हैं कि इन सभी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स का जो पहला लेटर है वो मैंने अलग कलर से लिख रखा है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। SBI, ठीक है, MH और Q इस तरह से, और RCB। तो RCB की टीम तो आप सभी को पता होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम की। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टी आज हमको पढ़नी है कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, जहां हम लोग बेस्ट केस की बात करेंगे, एवरेज केस की बात करेंगे और वर्स्ट केस की बात करेंगे। फिर स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। फिर इन प्लेस की बात करेंगे कि कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन प्लेस है और कौन सा आउट प्लेस है। तो कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट करने से पहले मैं इतना आपसे उम्मीद करता हूँ, इतनी आशा करता हूँ कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि बिग ओ पता होगा, बिग ओमेगा पता होगा, बिग थीटा पता होगा, या सिर्फ थीटा इसे कहते हैं। फिर स्मॉल ओ पता होगा और स्मॉल ओमेगा पता होगा। चलिए, अगर ये आपको नहीं भी पता है तो यहाँ से सिर्फ हम बिग ओ और थीटा को ही लेंगे। तो इसमें कुछ, ये सिर्फ क्या है, नोटेशंस हैं, ये सिर्फ नोटेशंस हैं। यहाँ पर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ नोटेशंस है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ को प्रदर्शित करने का, दर्शाने का एक तरीका है, बस, और कुछ नहीं है। तो ये एक बात हो गई, इसको हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। क्या कहते हैं? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। फिर दूसरी एक बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि आखिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ का बढ़ता हुआ क्रम, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो सबसे छोटी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है कांस्टेंट टाइम, जिसे हम 1 से दिखाते हैं। फिर आता है log n, फिर आता है log n, फिर n के पावर e, फिर n log n, फिर आता है n के पावर c, फिर आता है n के पावर log n, फिर आता है c की पावर n, फिर आता है n के पावर n, फिर आता है c के पावर n के पावर n, और एट लास्ट यहाँ पर आता है क्या हमारा, यहाँ पर आता है n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल क्या है? सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है। तो अगर बाई चांस यहाँ पर कोई आपसे कहे कि भाई ON इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे O1 इस तरह से, मतलब कांस्टेंट टाइम जो अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसको O1 लिख सकते हैं, या फिर θ1 लिख सकते हैं। इस तरह से इसको सिर्फ नोटेशन है, ये सारी चीज़ें नोटेशन है। फिर यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं O log n लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर मैंने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रखा है, मतलब ये 1 की कॉम्प्लेक्सिटी सबसे छोटी होगी, फिर log n है, फिर n की पावर e है, फिर n log n है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? O n log n लिख सकते हैं। फिर n के पावर c का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। n स्क्वायर यहाँ आ सकता है, O n स्क्वायर यहाँ आ सकता है, n क्यूब आ सकता है, n की पावर 4 आ सकता है। तो बेसिकली ये 3 से 4 कॉम्प्लेक्सिटी
इम्पॉर्टेंट है, मतलब जनरली पूछे जाते हैं। अगर आप याद कर सकें तो सब याद कर लें, अच्छी बात है, ये पूरा ऑर्डर याद कर लें। जनरली गेट के लिए आपको ये पूरा ऑर्डर याद करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं हम अपने सॉर्टिंग एल्गोरिदम के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। यहाँ SBI मैंने लिख रखा है, आप ये मत समझिएगा कि सर SBI का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या MH का मतलब महाराष्ट्र है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सारे ही सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैं। तो S का मतलब है सिलेक्शन सॉर्ट, B का मतलब है बबल सॉर्ट, I का मतलब है इंसर्शन सॉर्ट, M का मतलब है मर्ज सॉर्ट, H का मतलब है हीप सॉर्ट, ठीक है। तो आइए चलिए इनकी कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर मैं 3 चीज़ें लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले ON² यहाँ लिखने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी। फिर ON log n लिखने जा रहा हूँ। आप कहेंगे सर यहीं पर क्यों लिख रहे हैं ऐसा, तो अभी इसका रीज़न बताते हैं। और सबसे छोटी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ON लिखने जा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो ये 3 चीज़ें मैंने लिख दी हैं। देखते हैं बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट का जो बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारा ON, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि ON सबसे छोटी कॉम्प्लेक्सिटी है, ON log n उससे बड़ी है, ON² सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर है, ठीक है। तो बबल और इंसर्शन के केस में बेस्ट बबल और इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस जो है वो ON हो जाएगा। फिर सिलेक्शन सॉर्ट के केस में बेस्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, या यहाँ पर वर्स्ट की जगह पर मैंने W लिख दिया, वर्स्ट केस हो, तीनों ही ON² होता है। फिर बबल सॉर्ट के केस में हमने इसका बेस्ट लिख दिया है, एवरेज और वर्स्ट ये दोनों ही क्या होते हैं, ON² होते हैं। फिर इंसर्शन सॉर्ट के केस में एवरेज और वर्स्ट दोनों ही क्या होते हैं, ON² होते हैं। फिर मर्ज सॉर्ट के केस में बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट ये तीनों ही ON log n होते हैं, ठीक है। हीप सॉर्ट के केस में बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट ये तीनों ही ON log n होते हैं। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखा था ON log n, क्योंकि ये दोनों ही मर्ज और हीप यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फिर क्विक शॉर्ट मैंने इधर क्यों लिख रखा था, क्योंकि क्विक शॉर्ट में एक यहाँ पर एरो बनेगा और एक ये ऐसा एरो बनेगा। तो क्विक शॉर्ट में बेस्ट और एवरेज ये n log n होता है, और जो वर्स्ट होता है वो हमारा होता है क्या, वर्स्ट क्या होता है, वो ON² होता है। तो बेस्ट और एवरेज, यहाँ पर B को मैं बेस्ट से डिनोट करता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैं लिख देता हूँ। A को मैं एवरेज से, एवरेज, और W को वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट केस यहाँ पर है। तो ये तीनों मैंने आपको लिखकर बता दिया। तो इस तरह से कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम यहाँ पर मैंने आपको लिखकर बता दिया है। तो इस तरह से आप माइंड मैप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। यहाँ पर मैंने RCB लिख रखा है, तो आप RCB का मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मत समझिएगा। ये सारे ही नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। यहाँ पर ये है रेडिक्स सॉर्ट, ये है काउंटिंग सॉर्ट, और ये हमारा बकेट सॉर्ट, ये है बकेट सॉर्ट। तो रेडिक्स सॉर्ट के केस में चाहे बेस्ट हो, चाहे एवरेज हो, चाहे वर्स्ट हो, ये होता है ONK। तो ONK तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, ON हो जाएगा, ठीक है। फिर काउंटिंग सॉर्ट के केस में देखते हैं, चाहे बेस्ट हो, चाहे एवरेज हो, चाहे वर्स्ट हो, तीनों ही केस में यहाँ पर ये O है, ये O है, ठीक है। ON+K होता है और ON होता है, K तो कांस्टेंट है, ON यहाँ हो जाएगा। बकेट सॉर्ट के केस में बेस्ट और एवरेज तो हमारा यही होगा, ठीक है। लेकिन जो वर्स्ट केस है वो हो जाएगा ON² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है।
यहाँ पर एक चार्ट जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है और मेरे कुछ स्टूडेंट ने मुझे दिया है, तो ये भी आप चाहें तो ये चार्ट याद कर सकते हैं या फिर ऊपर मैंने जो बताया वो याद कर सकते हैं। आपके माइंड में चीज़ें रहनी चाहिए, बस मेरा मकसद ये है। बाकी आप ये चार्ट याद करना चाहें, यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, तो मर्ज सॉर्ट के केस में ये तीनों ही ओ एन लॉग एन होते हैं और हीप सॉर्ट के केस में एन लॉग एन होते हैं। फिर सिलेक्शन सॉर्ट के केस में तीनों ही एन स्क्वायर होते हैं। तो इस तरह से आप इसे माइंड मैप कर सकते हैं अपने दिमाग में। आइए चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपसे पूछा ही था। तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज, तो यहाँ पर एन लॉग एन होगा, ये यहाँ पर ए सही हो जाएगा। द एवरेज केस एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट, तो अभी मैंने आपको बताया चाहे एवरेज केस हो, चाहे बेस्ट केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, तीनों ही केस में क्या होता है, एन लॉग एन। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो एन लॉग एन होता है। फिर देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है। यहाँ पर पूछा हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम सॉर्ट एन इंटीजर्स हैविंग द रेंज 0 to, ये एन स्क्वायर है, यहाँ पर एन स्क्वायर है, ये 2 नहीं है, ये एन स्क्वायर है। यहाँ पर इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, ये एन स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एन स्क्वायर है, ठीक है। इन असेंडिंग ऑर्डर इन ओ एन टाइम, तो यहाँ पर ओ एन टाइम, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ना तो यहाँ पर वर्स्ट केस कह रहा है, ना तो बेस्ट केस कह रहा है, ना तो एवरेज केस कह रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा शॉर्ट है जो कि चाहे बेस्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, तीनों ही केस में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ एन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो है हमारा रेडिक्स सॉर्ट, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेडिक्स सॉर्ट। आप ऊपर जाकर देख सकते हैं रेडिक्स सॉर्ट, यहाँ पर रेडिक्स सॉर्ट के केस में ओ एन के मतलब ये ओ एन होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ओ एन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्स्ट केस रनिंग टाइम्स ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट रेस्पेक्टिवली। वर्स्ट केस पूछा है, क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस हमें पता है, ओ एन स्क्वायर होता है। मर्ज सॉर्ट का तो ओ एन लॉग एन, चाहे कोई भी केस हो, होता है। फिर इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस अगेन ओ एन स्क्वायर होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो थीटा लिखा हुआ है, ये तो थीटा लिखा हुआ है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, बताने का तरीका है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने तो ओ बताया था, यहाँ थीटा लिखा हुआ है, परेशान मत होइएगा। यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये लगभग क्वेश्चन यहाँ पर जो आए हुए थे वो मैंने करा दिए हैं। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं कहीं से तो आप उसको देख लीजिएगा और करिएगा। मैंने आपको सिंपल फंडा इसका तरीका बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का सबसे पहले मतलब समझते हैं। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ आर रिपीटेड देन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्डर इज मेंटेन्ड, ये होता है स्टेबिलिटी का मतलब। तो यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम्पल, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 4, यहाँ पर 3 जो है रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी 3 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर जो पहला 3 है उसको हम कहें 3A बोल दें, दूसरे 3 को 3B बोल दें, या फिर यहाँ पर पहला A को है इसको 1A बोल दें, दूसरे को 1B बोल दें, तीसरे को 1C बोल दें। तो जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारा ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि जिस ऑर्डर में ये आए हुए हैं, 1A आया हुआ है तो यहाँ पर ये पहला वाला ये भी 1A ही हो, ये दूसरा वाला 1B हो, ये तीसरा वाला 1C हो, ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पर 3A हो पहला वाला, 3B हो, ये होता है ऑर्डर मेंटेन होने का मतलब, और ये इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जिस ऑर्डर में जो आया हुआ है जब हम सॉर्ट करेंगे तो वो उसी ऑर्डर में आए हमारे सॉर्टेड एरे में। सिंपल सी बात है। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ आर रिपीटेड, और ये खास बात है कि रिपीटेड एलिमेंट्स के ही केस में ऐसा ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा और कहीं नहीं आएगा। रिपीटेड देन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्डर इज मेंटेन, उनका रेस्पेक्टिव ऑर्डर जिस ऑर्डर में वो आए हुए थे पुरानी लिस्ट में, नई लिस्ट में भी उसी ऑर्डर में वो आएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टेबिलिटी की। अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैं वो स्टेबल हैं। तो यहाँ पर मैंने IBM लिख रखा है, आप इससे कहेंगे सर ये तो कोई कंपनी है सॉफ्टवेयर की IBM, तो यहाँ पर मैं कहूँगा नहीं, ये सारे हैं क्या, सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो आई का मतलब इंसर्शन है और ये कंपैरिजन बेस्ड है, ठीक है। इंसर्शन ये है बबल, तो क्योंकि मैंने कंपैरिजन बेस्ड लिया है इसलिए बबल है।
मर्ज, यहाँ पर आप बबल और बकेट से कंफ्यूज मत होइएगा, कंपैरिजन बेस्ड मैंने लिखा है इसलिए ये बबल लिया है। ये तीनों ही क्या है हमारे, ये तीनों ही स्टेबल सॉर्ट हैं। क्या हैं? स्टेबल हैं, ये तीनों ही स्टेबल सॉर्ट है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। अच्छा, अभी नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम में देखते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर बी का मतलब बकेट है क्योंकि नॉन कंपैरिजन बेस्ड बकेट, बकेट शॉर्ट है। यहाँ पर सी का मतलब काउंटिंग, काउंटिंग शॉर्ट है। बकेट और काउंटिंग ये दोनों ही स्टेबल सॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, CIL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल काउंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम? इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज स्टेबल इफ इट डज नॉट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ डुप्लीकेट कीज। तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ए सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज स्टेबल इफ इट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ डुप्लीकेट कीज, डुप्लीकेट कीज के ऑर्डर को प्रिजर्व करे। सही लग रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज स्टेबल इफ इट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ ऑल कीज। तो ऑल कीज तो नहीं, अगर रिपीट करेगा तभी यहाँ पर कीज को प्रिजर्व करना है। ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज स्टेबल इफ इट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ नॉन डुप्लीकेट कीज। तो ये भी गलत, यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो सही है। ठीक है, डुप्लीकेट कीज को ही हमें प्रिजर्व करना होता है कि उसका ऑर्डर हमारा प्रिजर्व रहे। ये मैंने अभी आपको बताया। फिर एक क्वेश्चन UPPCL में आया हुआ है, AE में कंप्यूटर साइंस में दिसंबर 2018 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो स्टेबल हमारा क्या है भैया? हमारा IBM जो है स्टेबल है। वो कैसी कंपनी है? स्टेबल कंपनी है। IBM एक स्टेबल कंपनी है, यही हमें ध्यान में रखना है। इसकी स्टोरी ऐसे बनानी है, IBM एक स्टेबल कंपनी है। ठीक है, तो आई यहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए, क्विक शॉर्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इन प्लेस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इन प्लेस का मतलब क्या है। एट मोस्ट कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड आउटसाइड द एरे फॉर सॉर्टिंग। अगर हम किसी भी नंबर को सॉर्ट कर रहे हैं 3, 1, 2, 5, 7, 8 से फॉर एग्जांपल, इसको अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं तो एट मोस्ट कांस्टेंट, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड आउटसाइड द एरे फॉर सॉर्टिंग। तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अगर बाई चांस हम यहाँ पर 1 को खिसका रहे हैं इधर, तो 3 को हम कहीं बाहर स्टोर कर दिए, 3 को हम कहीं बाहर स्टोर कर दिए, 1 को हमने इधर आगे किया, फिर 2 को आगे किया, अब यहाँ पर 3 को जाके चिपका दिया। ठीक है, फिर 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 8 को हमने बाहर कहीं स्टोर कर लिया। अच्छा, यहाँ पर तो सब फाइनली हैं ही सॉर्टेड। तो यहाँ पर कांस्टेंट एलिमेंट अगर हम बाहर स्टोर करते हैं एरे में तो उसको कहते हैं इन प्लेस। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे आउट प्लेस। ठीक, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मतलब जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं कि एक रूम में हम एक रूम लेते हैं और उसी रूम में हम लोग खाना भी बनाते हैं, ज़रूरत पड़ती तो वहीं कपड़े भी साफ़ कर लेते हैं। तो मैं तो ऐसे ही जनरली कर लेता था। तो हम और एक कॉमन लैट्रिन बाथरूम बाहर हमें मिली हुई है। तो ये क्या हो गया? इन प्लेस। हम अपने प्लेस के अंदर, रूम के अंदर ही वहीं खाना बना ले रहे हैं, वहीं पढ़ाई कर ले रहे हैं, वहीं हम ज़रूरत पड़ने पर कपड़े साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा कॉमन लैट्रिन बाथरूम में बिजी है तो वहीं रूम में ही कपड़े साफ़ कर ले रहे हैं। तो ये हो गया इन प्लेस। अब आउट प्लेस का मतलब कि नहीं, हम रूम है, हमारा सेपरेट रूम है, यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे, फिर किचन है अलग से, हमारा सेपरेट लैट्रिन बाथरूम है। देखिए आउट प्लेस। अब आउट प्लेस मतलब बाहर भी आप प्लेसेस ले रहे हैं कि हमारा सेपरेट किचन है, हमारा सेपरेट लैट्रिन बाथरूम है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे कि नहीं? इसके लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैसे देने होंगे। तो ये है मतलब इन प्लेस आउट प्लेस का। आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कह रहा है तो यहाँ पर जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब ON होगी या θ1 होगी, ऐसे होगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे एल्गोरिदम इन प्लेस हैं। तो यहाँ पर SBI-H, ये SBI-S का मतलब सिलेक्शन शॉर्ट है, B का मतलब बबल है, I का मतलब इंसर्शन है, H का मतलब हीप है। ये चारों ही क्या हैं हमारे? ये हैं हमारे इन प्लेस। ठीक है,
इन प्लेस है। ठीक, तो देख लेते हैं इनमें कोई क्वेश्चन बना है क्या। यहाँ पर यूजीसी नेट का एक क्वेश्चन आया है, 2015 का क्वेश्चन है, दिसंबर में, पेपर 2 का। एन आइडियल सॉर्ट इज एन इन प्लेस सॉर्ट। ठीक है, हुज एडिशनल स्पेस रिक्वायरमेंट इज, एडिशनल कितना रिक्वायरमेंट है उसका, तो अभी मैंने आपको बताया जस्ट क्या है, O1 है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट टाइम ही वो एलिमेंट बाहर स्टोर करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना, कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट टाइम होगी। तो ये जानकारी थी सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में। यहाँ पर सॉर्टिंग एल्गोरिदम की कुछ बातें मैं और आपसे करूँगा। जब 1 बाय 1 सॉर्टिंग एल्गोरिदम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ कुछ बातें करेंगे। क्विक सॉर्ट के केस में अगर हमारे सारे ही जो इनपुट हैं वो रिपीटिंग है, मतलब कि सेम है, तो उस केस में क्विक सॉर्ट कैसे बिहेव करेगा, सिलेक्शन सॉर्ट कैसे बिहेव करेगा, ये सारी बातें मैं डिटेल में करूँगा। लेकिन यहाँ पर इस लेक्चर में मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, बताया है कि कैसे अगर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाएं या फिर कौन कौन से एल्गोरिदम हमारे स्टेबल हैं, कौन कौन से इन प्लेस हैं, ये सारी बातें मैंने की हैं, बेसिक बातें की हैं। तो इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे इन सारे ही सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में 1 बाय 1। ठीक है, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड ऐसे वीडियो देखते रहिए, अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।